हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बारे में। वाटसन और क्रिक ने बताया था कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन जब होता है तो एक आपका पेरेंटल डीएनए होता है, उसमें से एक आपका पेरेंटल डीएनए होता है और दूसरा जो है न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए स्टैंड होते हैं। तो एक पेरेंटल डीएनए और सेकेंड जो होता है न्यू सिंथेसाइज्ड स्टैंड होता है। और इस तरह से पेरेंटल डीएनए जो है वह टेम्पलेट का काम करता है और उसी को कॉपी करके न्यू सिंथेसाइज डीएनए स्टैंड तैयार होता है और एक डीएनए से दो डीएनए तैयार होते हैं। ठीक, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। देखें, इट इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। ठीक है, अब जो है यह प्रूफ हो चुका है कि डीएनए जो है वह सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। डीएनए के जो नए स्टैंड बनते हैं उनमें एक पेरेंट डीएनए का स्टैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का स्टैंड होता है। इसी को वाटसन और क्रिक ने टर्म दिया था। ठीक है, दिस स्कीम वाज टर्म एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसी को वाटसन और क्रिक ने कहा था सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो हम लोग यह प्रूफ अब हो चुका है कि डीएनए जो होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, जिसमें एक पेरेंट डीएनए होते हैं और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए होते हैं। इट वाज सो फर्स्ट इन एस्चेरिचिया कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्रूफ किया गया था ई कोलाई के अंदर और उसके बाद जो है आगे हायर क्लास के ऑर्गेनिज्म के अंदर भी इसको प्रूफ किया गया था। ठीक है, तो इट वाज फर्स्ट शो इन एस्चेरिचिया कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स। ठीक है, तो प्लांट्स और ह्यूमन सेल के अंदर भी इसको प्रूव किया गया है कि डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ह्यूमन सेल। मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टहल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको प्रूव किया था मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टहल ने और यह एक्सपेरिमेंट 1958 को परफॉर्म किया गया था। ठीक है, तो मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टहल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। ठीक है, तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं ध्यान से। नंबर फर्स्ट, दे ग्रीव ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई को ऐसे मीडियम में ग्रीव कराया, ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें अमोनियम क्लोराइड रखा गया था और इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन यूज हुए थे वे हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन थे, जिनमें इनका एटॉमिक वेट 15 था। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट जो है वो 15 वाला यूज किया गया था अमोनियम क्लोराइड में। तो दे ग्रीव अ ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड आइसोटोप्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन यूज हुआ था वह था आपका हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन 15, जिसका एटॉमिक वेट था। ठीक, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशन। और यही नाइट्रोजन सोर्स था मेनी जनरेशन के लिए। जो भी ई कोलाई जनरेट करेंगे, अपने कॉलोनी को ग्रो कराएंगे, अपने संख्या को बढ़ाएंगे, तो इसी नाइट्रोजन को वह सोर्स के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, अपने बॉडी को बनाने के लिए
से, ठीक है, प्रोटीन, नाइट्रोजन जो है प्रोटीन फॉर्मेशन में यूज होता है, तो ई कोलाई जो है इसका यूज करेंगे, और वह नाइट्रोजन होगा आपका हैवी आइसोटोप्स, जो कि 50 नंबर वाला होगा। ठीक, दे ग्रीव ई कोलाई इन ए मीडियम कंटेनिंग अमोनियम क्लोराइड as the only nitrogen source of many generation. The result was that, ठीक है, इसका रिजल्ट यह हुआ कि नाइट्रोजन 15 was incorporated into newly synthesized DNA। ठीक है, रिजल्ट यह हुआ कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए तैयार हुए थे उनमें नाइट्रोजन जो है 15 वाला एंटर हुआ, जुड़ गया उससे। द रिजल्ट वाज दैट नाइट्रोजन 15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में नाइट्रोजन 15 वाला शामिल हो जाता है, एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, इसके साथ साथ जो दूसरे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनमें भी नाइट्रोजन 50 इंट्रोड्यूस हो जाता है, शामिल हो जाता है। ठीक है, तो द रिजल्ट वाज दैट नाइट्रोजन 15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। This heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation of cesium chloride। ठीक है, densely gradient। Please note that nitrogen 50 is not a radioactive isotope and it can be separated from nitrogen 14 only based on density। ठीक है, तो समझे ध्यान से, दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल डीएनए। ठीक है, ये जो आपका हैवी डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हुआ है जिसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 15 है, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश, इनको अलग कर सकते हैं फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए by centrifugation in cesium chloride, डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से पैरेंटल डीएनए में जो नाइट्रोजन यूज हुआ है उसकी डेंसिटी अलग है, और यह जो हैवी नाइट्रोजन दिया गया था जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में यूज हुआ है, इन दोनों को हम सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट। इनकी डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से ये एक दूसरे से अलग किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। ठीक है, तो दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट and it can be separated from nitrogen 14 only based on density। इनको जो है नाइट्रोजन 14 से अलग किया जा सकता है डेंसिटी के बेस पे। प्लीज नोट दैट नाइट्रोजन 50 इज नॉट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। नाइट्रोजन 15 जो है वह रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है नाइट्रोजन का, एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नाइट्रोजन 14 ओनली बेस्ड ऑन डेंसिटी। और इसको नाइट्रोजन 14 से केवल डेंसिटी के बेस पे अलग किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखें। देन दे ट्रांसफर्ड एंड सेल इनटू मीडियम विथ नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड एंड टुक सैंपल एट वेरियस definite time interval as the cell multiply and extracted the DNA that remain as double stranded helixes। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने then they transferred the cell into a medium with normal ammonium chloride।
ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने हैवी अमोनियम क्लोराइड जिसमें नाइट्रोजन 15 यूज किया गया था, उसमें उन्होंने डीएनए को ई कोलाई को ग्रो कराया था। उसके बाद उन्होंने ई कोलाई के सेल को अब ऐसे मीडियम में ग्रो करा रहे हैं जिसमें नॉर्मल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है जिसका एटॉमिक वेट 14 है, एंड टुक सैंपल एट वेरियस डिफरेंट टाइम, और वहाँ से अलग अलग टाइम पे वह एक फिक्स टाइम है 20, 40, 60, 80 मिनट पे जो है वह वहाँ से सैंपल उठा रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू ए मीडियम विथ नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सेल को एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफर कर रहे हैं जहां पे नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड है। टुक सैंपल एट वेरियस डिफिनिट टाइम इंटरवल। ठीक है, और एक डेफिनिट टाइम इंटरवल पे वहां से सैंपल ले रहे हैं। एज द सेल मल्टीप्लाइड एंड एक्सट्रैक्टेड द डीएनए दैट रिमेन एज डबल स्ट्रैंड हेलिक्सेस। ठीक है, सेल जो है मल्टीप्लाई करेगा और उसमें से उन्होंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया है जो कि डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स के रूप में है। सेल मल्टीप्लाई किया है और वहां से उन्होंने डीएनए को अलग किया है जो कि डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स के फॉर्म में है। द वेरियस सैंपल वेयर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो अलग अलग सैंपल्स हैं इनको अलग किया गया है इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट। ठीक है, सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट पे सैंपल्स को इंडिपेंडेंटली तरीके से अलग अलग किया गया है और डीएनए की डेंसिटी को मेजर किया गया है। द वेरियस सैंपल वेयर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली ऑन सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट टू मेजर द डेंसिटी ऑफ डीएनए। ठीक है, फिगर नंबर 5.7। चलिए, तो अभी तक जो भी बातें कही गई उनको एक फिगर के माध्यम से देखें। फिगर में आप देख रहे हैं यह आपका डीएनए है जो जिसको अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड ई कोलाई को ग्रो कराया गया है, ई कोलाई को अमोनियम क्लोराइड मीडियम में, और जिसमें नाइट्रोजन आपने यूज किया था जिसका एटॉमिक वेट था 15। ठीक है, तो इसको उन्होंने यूज किया था, ई कोलाई अपने डीएनए को बनाने में यूज किया था, और आप देख रहे हैं कि जो डीएनए तैयार हुआ है वह N15 वाला डीएनए है। N15 डीएनए है जिसमें नाइट्रोजन जो है आपका हैवी नाइट्रोजन यूज हुआ है, N15 वाला डीएनए। ठीक है, और इसको आप देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग भी किया जा सकता है, और अलग करने पे आप देखें इसको इस तरह से स्टिप्स आपको मिलेंगे N15 के हैवी डीएनए। इसको आप कह सकते हैं यह क्या है, आपका हैवी डीएनए है। ठीक, अब इसको जो है नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड जिसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 है उसमें ट्रांसफर किया गया था। ठीक, और एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद सैंपल को उठाया गया था। तो देखें, अब इस जो न्यू सिंथेसाइज सेल थे जो कि हैवी नाइट्रोजन में तैयार हुए थे, इनको नॉर्मल नाइट्रोजन वाले मीडियम में ट्रांसफ़र किया गया था। तो पहला जनरेशन देखें, जनरेशन वन में जो कि 20 मिनट के बाद तैयार हुआ था, उसमें डीएनए के जो दोनों स्टैंड हैं जिनको यहाँ पे दो अलग अलग कलर से दिखाया गया है, पहले वाले में आप देख रहे हैं दोनों रेड कलर से दिखाया गया है, जिनमें जो नाइट्रोजन यूज हुआ है दोनों स्टैंड में वो 15 वाला यूज हुआ है। आफ्टर 20 मिनट में आप देख रहे हैं कि एक जो है आपका नाइट्रोजन 15 वाला स्टैंड है और एक स्टैंड जो है नाइट्रोजन
14 वाला है। ग्रीन कलर आप देख रहे हैं जो कि नाइट्रोजन 14 एनडीएनए है, और रेड कलर में नाइट्रोजन 15 एनडीएनए यूज हुआ है। ठीक है, इसका आप देखें, इनको सेपरेट करने पे यह आपका हाइब्रिड डीएनए प्राप्त हो रहा है। फिगर देखें, यह आपका हाइब्रिड डीएनए जिसमें N14 और N15 दोनों हैं। ठीक है, हाइब्रिड डीएनए तैयार हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में हैवी डीएनए तैयार हुए थे, क्योंकि मीडियम में अमोनियम क्लोराइड जो दिया गया था वह N15 वाला दिया गया था। उसके बाद वहाँ से सेल को ट्रांसफ़र किया गया था N14 वाले में। तो N14 में 20 मिनट में जो जनरेशन तैयार हुआ, जनरेशन फर्स्ट, उसमें आप देख रहे हैं कि एक स्टैंड में नाइट्रोजन 14 यूज हुआ है और दूसरे स्टैंड में नाइट्रोजन 15 यूज हुआ है, अर्थात यह हाइब्रिड बने हैं। सेकेंड जनरेशन में देखा जाए, जो कि 14 मिनट के बाद कंप्लीट होगा, पहला 20 मिनट, दूसरा 14 मिनट्स पे सेकेंड जनरेशन। तो सेकेंड जनरेशन में आप देख रहे हैं कि एक कंप्लीटली डबल हेलिक्स डीएनए का है, जो कि N14 है, जिसमें N14 डीएनए यूज हुआ है। ठीक है, और एक ये अलग है, नीचे देखें N14 वाला डीएनए यूज हुआ है, और दो जो हैं ऐसे हैं जिनमें आपका हाइब्रिड तैयार हुए हैं, N15 और N14 दोनों डीएनए यूज हुए हैं, N15 वाले भी और N14 वाले भी डीएनए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइब्रिड डीएनए दो बने हैं और दो जो हैं आपके लाइट डीएनए बने हुए हैं। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि सबसे पहले जब मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने ई कोलाई को अमोनियम क्लोराइड के ऐसे मीडियम में रखा था जिसमें नाइट्रोजन 15 वाले थे, तो उसमें जो उनके तैयार हुए उनमें नाइट्रोजन 15 का यूज हुआ और डीएनए जो थे वे सभी हैवी डीएनए तैयार हुए। फिर इनको ट्रांसफ़र किया गया था सेल को ऐसे मीडियम में जहाँ पे नाइट्रोजन 14 यूज किए गए थे, तो वहाँ पे जो डीएनए तैयार हुए वे सब हाइब्रिड डीएनए थे। ठीक, फिर उन्होंने देखा कि यह जनरेशन फर्स्ट था। जनरेशन सेकेंड में उन्होंने देखा आफ्टर 14 मिनट्स कि यहाँ पे लाइट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए दोनों तैयार हुए। ठीक है, लाइट डीएनए में नाइट्रोजन 14 यूज हुए थे और हाइब्रिड डीएनए में नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 दोनों यूज हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से मेसेल्सन ने और स्टाल ने यह प्रूव किया कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो यह सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, जिसमें एक पेरेंट डीएनए का स्टैंड होता है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए का स्टैंड होता है, जिसको हम डॉटर डीएनए भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज किया गया है, देखे ध्यान से। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन यू रिकॉल व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज। ठीक है, क्या आप जो हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बता सकते हैं। एंड थिंक वाई अ मॉलिक्यूल विथ हायर मास डेंसिटी वुड सेडिमेंट फास्टर। ठीक है, और आप सोच सकते हैं कि क्यों जो है एक अधिक मास वाला मॉलिक्यूल जो है अलग हो गया। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, जो कि सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर की तरफ लगता है। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में इनको तेज़ी से सेडिमेंट किया गया तो जिनका वेट अधिक होता है वह अधिक वेट वाले जो हैं किनारे चले जाते हैं और कम वेट वाले जो हैं बीच में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम मास डेंसिटी जिनकी हायर होती है वे अलग हो जाते हैं
ठीक है, लो मास वाले डेंसिटी वालों से। आगे देखते हैं नंबर थर्ड, thus the DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer of N15 to N14 medium, that is after 20 minutes, E. coli divide in 20 minutes, had a hybrid or intermediate density। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया गया था, जो डीएनए अलग किया गया था, ठीक है, कल्चर में एक जनरेशन के बाद, उसमें नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14 दोनों थे, हैड ए हाइब्रिड इंटरमीडिएट डेंसिटी। वे हाइब्रिड थे और इनकी डेंसिटी क्या थी? इंटरमीडिएट थी। ठीक है, ई कोलाई जो है 20 मिनट्स में डिवाइड होते हैं। दस द डीएनए दैट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर, जो डीएनए कल्चर मीडियम से अलग किया गया था, एक्सट्रैक्ट किया गया था, वन जनरेशन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ N15 टू N14 मीडियम। ठीक है, जब N15 मीडियम से उसको N14 मीडियम में ट्रांसफर किया गया था, दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के बाद ई कोलाई डिवाइड 20 मिनट्स, ई कोलाई जो है 20 मिनट्स में डिवाइड करता है, हैड ए हाइब्रिड आर इंटरमीडिएट डेंसिटी। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुआ? हाइब्रिड इंटरमीडिएट डेंसिटी प्राप्त हुआ आफ्टर 20 मिनट, जिनमें N15 और N14 दोनों थे। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, दैट इज आफ्टर 40 मिनट, सेकेंड जनरेशन वाज। ठीक है, डीएनए जो एक्सट्रैक्ट किए गए थे कल्चर मीडियम में, दैट इज 40 मिनट के बाद, मतलब सेकेंड जनरेशन में, composed of equal amount of this hybrid DNA and the light DNA। उनमें इक्वल अमाउंट में हैवी डीएनए भी थे, हाइब्रिड डीएनए भी थे और लाइट डीएनए भी थे। ठीक है, तो 40 मिनट के बाद जो मिले थे उनमें लाइट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए दोनों इक्वल अमाउंट में थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा कि 20 मिनट के बाद जो डीएनए मिले थे कल्चर मीडियम में वो हाइब्रिड थे, और 40 मिनट के बाद जो मिले थे उसमें लाइट और हाइब्रिड दोनों जो है इक्वल अमाउंट में थे। ठीक है, इफ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स, यदि ई कोलाई को 80 मिनट्स तक ग्रो कराया जाए, देन व्हाट वुड बी द प्रपोर्शन ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लाइट डीएनए मॉलिक्यूल और हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल की डेंसिटी का प्रोपोर्शन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन था जो कि 20 मिनट्स के बाद कंप्लीट हुआ था, उसमें सभी जो थे, ठीक है, सभी इकोलाइस जो थे वे हाइब्रिड थे। फर्स्ट जनरेशन में सभी कैसे थे? हाइब्रिड थे। सेकेंड जनरेशन में जो कि 40 मिनट में कंप्लीट हुआ था, वो 50% हल्के और 50% हाइब्रिड थे। ठीक है, देखें यहाँ ध्यान से, जो 20 मिनट्स में कंप्लीट हुआ है, जो कि 20 मिनट्स में कंप्लीट हुआ था, वे उसमें सभी कैसे हैं? हाइब्रिड हैं फर्स्ट जनरेशन में। और सेकेंड जनरेशन में जो कि 40 मिनट में कंप्लीट हुआ है, उसमें 50% लाइट वाले हैं और 50% हाइब्रिड हैं। ठीक, अब आगे थर्ड जनरेशन में 25% हाइब्रिड होंगे और 75% हल्के होंगे। ठीक है, पहले आप देख रहे हैं कि 20 मिनट्स में सारे हाइब्रिड हो रहे हैं, 40 मिनट में 50% हाइब्रिड और 50% लाइट हो रहे हैं। तो थर्ड जनरेशन में आपका जब थर्ड जनरेशन आएगा
तो उसमें 25% जो होंगे वह हाइब्रिड होंगे और 75% कैसे होंगे, लाइट होंगे। 75% कैसे होंगे, लाइट होंगे। और उसके बाद जब फोर्थ जनरेशन आएगा, फोर्थ जनरेशन यह कब आएगा, 80 मिनट्स पे, आफ्टर 80 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें जो होगा ई कोलाई का 87.5% जो होंगे, ठीक है, वे लाइट वाले होंगे, ठीक है। 87.5% जो होंगे, 87.5% वाले जो होंगे वो कैसे होंगे, लाइट होंगे। और 12.5% जो होंगे वे हाइब्रिड होंगे। वे कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जो कि 20 मिनट्स में हो रहा है, इसमें सभी हाइब्रिड हो रहे हैं। सेकेंड जनरेशन में 50% लाइट और 50% हाइब्रिड हो रहे हैं। थर्ड जनरेशन में 25% हाइब्रिड होंगे, 75% लाइट होंगे। फोर्थ जनरेशन में 12.5% हाइब्रिड होंगे और 87.5 जो होंगे लाइट स्टैंड वाले होंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 80 मिनट्स के बाद, 80 मिनट्स के बाद क्या स्थिति होगी, तो 80 मिनट्स के बाद जो है, ठीक है, जो तैयार होंगे उसमें 25%, ठीक है, 12.5% जो होंगे वे हाइब्रिड होंगे और 87.5% जो होंगे वे आपके लाइट होंगे, लाइट स्टैंड वाले होंगे। Very similar experiment involving use the radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Vicia faba by Taylor and Collegius in 1958, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ठीक इसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है 1958 में विसिया फाबा पे किया गया था, जिसे जो सेम है, फाबा सेम है, जिस पर इसी तरह का एक्सपेरिमेंट जो है किया गया था विसिया फाबा पे, जो टेलर और उनके सहयोगियों के द्वारा 1958 में किया गया था। और उसमें रेडियो एक्टिव थायमिडीन का प्रयोग किया गया था, रेडियो एक्टिव थायमिडीन का यूज किया गया था। और जो न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए थे उसमें यह प्रूव हुआ कि क्रोमोसोम में डीएनए सेमी कंजर्वेटिव प्रकृति के होते हैं। द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है। तो वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज रेडियो एक्टिव थायमिडीन, ठीक इसी तरह का एक्सपेरिमेंट जिसमें रेडियो एक्टिव थायमिडीन का यूज किया गया था, डिटेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को डिटेक्ट किया गया था क्रोमोसोम में, वाज परफॉर्म बाई विसिया फाबा, फाबा विंस, ठीक है। और इसको जो है विसिया फाबा पे परफॉर्म किया गया था। पीछे आपने ई कोलाई पे देखा था, और यह एक्सपेरिमेंट जिसमें रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज किया गया था और जिसमें न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए के क्रोमोसोम को स्टडी किया गया था, वही रिजल्ट मिला था जो ई कोलाई पे मिला था। और यह किया गया था विसिया फाबा पे, जो कि फाबा विंस है, जिसे टेलर और उनके कॉलेजियस ने 1958 में किया था। द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट, और इस एक्सपेरिमेंट से भी यह प्रूव हुआ था, द डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव, जो डीएनए क्रोमोसोम में होते हैं वह भी सेमी कंजर्वेटिव ही रेप्लिकेट करते हैं, सेमी कंजर्वेटिव ही रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां द मशीनरी एंड द एंजाइम्स के बारे में पढ़ा जाएगा। मैं मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं।
दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।